वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फातिमा? अल्लाह का शुक्र मैम, आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। स्टूडेंट्स, आज हम नॉर्म स्पेसिस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्म स्पेसिस एंड वन आर्क स्पेसिस। मैम हमारे मिड का कितना सिलेबस है? जब मिड आएगा ना फिर देख लेंगे। ओके मैम। तो ये जो फर्स्ट पेज है इसका आप पढ़ें, आपके पास बुक पड़ी हुई है। वेक्टर स्पेसिस, नॉर्म स्पेसिस जो होती हैं वो बेसिकली वेक्टर स्पेसिस ही होती हैं। वेक्टर स्पेस पर एक फंक्शन है डिफाइन किया जाता है जो ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई करता हो तो हम वेक्टर स्पेसेस को बोलते हैं, ये नॉर्म स्पेसेस है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेसेस चूँकि आप अलजेब्रा 2 पढ़ रहे हैं उसमें अपने वेक्टर स्पेसेस का जो है इंट्रोडक्शन काफ़ी हद तक पढ़ लिया होगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि वेक्टर स्पेसेस जो हैं क्या हैं, इनमें लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं अगर पढ़ा तब भी कोई बात नहीं। इसमें मेन जो फील्ड यूज़ होता है वो आर या सी होता है। ये डेफिनेशन है सामने, आप इसको पढ़िए। कोई चीज़ पूछने वाली है तो पूछिए, पढ़ लें तो मुझे बता दें। फील्ड के मतलब फील्ड के लिए के यूज़ किया जा रहा है या फील्ड के लिए एफ भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब जो भी फील्ड है, जैसा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो भी फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो भी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को जो फील्ड की डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करता है। तो मेन जो टू ये फील्ड यूज़ होते हैं आर और सी, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए यहाँ पे जनरली के यूज़ किया जा रहा है। जब मेंशन होगा सी तो आप सी लेंगे, स्केलर्स सी के एलिमेंट्स में से लेंगे यानी कॉम्प्लेक्स लेंगे। अगर मेंशन हो के फील्ड रियल है तो इसका मतलब फिर आप रियल स्केलर्स लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ जनरल के यूज़ किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं वेक्टर्स के बारे में भी कि जब भी दो वेक्टर्स ऐड होते हैं
तो वो एक वेक्टर ही होता है, ठीक है। इसी तरह से एक वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो वेक्टर ही होता है, उसकी लेंथ कम या ज़्यादा हो जाती है। मसलन अगर आप उसको डबल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डबल हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ हो जाएगा, -1/2 से कर देंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन वो वेक्टर ही होता है। इस तरह से ये दो मेन ऑपरेशंस हैं जो कि वेक्टर स्पेस के लिए यूज़ होते हैं। उसमें वेक्टर एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स है, या उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। डेट इज बाय एलिमेंट्स ऑफ एक्स, एलिमेंट्स ऑफ के, ठीक है। तो के मीन फील्ड, ये थोड़ा सा ऊपर मेंशन है कि क्या है, यहाँ देखें, इसमें यहाँ पे वेक्टर स्पेसेस प्ले अ रोल इन मेनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखें नीचे थर्ड लास्ट लाइन है, द डेफिनेशन विल इन्वॉल्व अ जनरल फील्ड के, the definition will involve a general field K, but in functional analysis K will be R or C. Okay. The elements of K are called scalars. Hence, in our case, they will be real or complex numbers. तो जब आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी लास्ट में अलजेब्रा 1 में, आपने फील्ड भी यकीनन पढ़े होंगे। अगर नहीं तो शायद आपके इसमें अलजेब्रा 2 में उसकी हो। अभी तक फील्ड तो पढ़ लिए होंगे अगर अलजेब्रा 2 में भी हुए तो, है ना, रिंग्स भी और फील्ड भी। और इसकी आपको पता है ये क्या होता है, फील्ड जो है अंडर एडिशन ग्रुप होता है, एडबिलियन ग्रुप होता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स जो हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होते हैं। इसके अलावा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं, ठीक है ना। ये मेन प्रॉपर्टीज होती हैं फील्ड की। आर और सी के लिए चूंकि ये सारी सेटिस्फाई होती हैं, तो मेन फंक्शन एनालिसिस में यहाँ पर जो हम फील्ड यूज़ करेंगे वो या आर यूज़ करेंगे या सी होगा। जनरल अगर ना हो आर सी मेंशन तो फिर के यूज़ किया जाता, मेन वो दोनों के लिए ही है, ठीक है। इसी तरह से ज़ीरो वेक्टर, ठीक है, होता है, उसको ज़ीरो से डिनोट किया जाता है। हर वेक्टर का जो है के लिए -x है, हर एक वेक्टर x के लिए -x है, उसको यानी -1 स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन उलट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर को 0 में ऐड कर दे तो वेक्टर x ही रहेगा, -x में कर देंगे तो वो 0 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर्स आप जानते हैं किस तरह से करते हैं, अल्फा इनटू बीटा। अच्छा एक और चीज़ है, एसोसिएट्स विद एवरी वेक्टर एक्स एंड स्केलर्स अल्फा इज वेक्टर अल्फा एक्स, वेक्टर ही होता है ना, या also written as x alpha, called the product of alpha and x in such a way that for all vectors x y and scalars alpha beta we have alpha into beta x। ये भी वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी उसकी एक्सियम है उसकी डेफिनेशन में कि अल्फा इंटू बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू एक्स, ठीक है। चाहे यानी आप एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके बाद में किसी और स्केलर से करें, या दोनों स्केलर्स को पहले मल्टीप्लाई करके वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, वही वेक्टर आता है, ठीक है। अब ये कि अगर किसी वेक्टर को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, एक्स आएगा। 1 क्या है, स्केलर, ठीक है ना। 1 वेक्टर स्पेस का एलिमेंट नहीं है, वेक्टर स्पेस तो किसी भी चीज़ की हो सकती है ना, उसमें उन एलिमेंट्स हमें नहीं पता क्या है, डिपेंड करता है। जब हमें सेट बता दिया जाए ये क्या है, ये सी है, आर एन है, एल इन्फिनिटी के एलिमेंट हैं, L2 के हैं, सी ए बी है, बी ऑफ ए है, सीक्वेंसेस का सेट है कैसा है, ठीक है। तो 1 जो कि फील्ड में से आया है, 1 जब भी ही फील्ड, अदरवाइज देखें होता तो ये है कि किसी भी ग्रुप के अंदर ये खसूसियत होती है कि ग्रुप के अंदर ये खसूसियत, अगर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है कि उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए ऐसा जिसको किसी भी वेक्टर से, किसी भी नंबर, वो जो ग्रुप का एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करें, आंसर वही एलिमेंट आए, ठीक है ना। तो 1 अगर हो अंडर मल्टीप्लिकेशन की सूरत में तो उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, 1 आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर वेक्टर स्पेस जो होती है, चूंकि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। वेक्टर स्पेस क्या होता है, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है। और इसके अलावा कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं जो लिखी हुई हैं, अल्फा इंटू बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा एक्स होता है, ठीक है। 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये अंडर एडिशन चूंकि वो अबिलियन ग्रुप है उसके अंदर ये वाली बात नहीं आती कि जब भी 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको एक इजाफी एग्जाम के तौर पर दिया है। यानी अगर हमें पता होता, सपोज मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर हमें
वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में ही ये बात शामिल हो जाती है कि वेक्टर स्पेस अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप होगा। ऐसे सेट को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे जो अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप हो। देन तो बात अंडरस्टूड है कि 1.x ही होगा, ठीक है। लेकिन वो चूंकि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेशन का वहाँ पर नहीं है, लेकिन स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन हमेशा वेक्टर देती है, तो 1.x होगा। ये उसकी एक्सियम में बात आ जाती है। एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, ये अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस कहाँ है इन्होंने ये, अदरवाइज ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनता नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। हमारे एक सर थे तो उन्होंने बताया था कि असल में जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होता है ना, किसी भी सेट पर हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो वो जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, उसी सेट के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, एक्स और वाई वो उस सेट के एलिमेंट है जिसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, जिसके लिए हम कहते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो ये चूंकि तीनों एक ही सेट के एलिमेंट्स नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उस सेंस में उनके मुताबिक जो था जो नहीं था। ये मैथमेटिक्स के कुछ कवानीन हमें उन्होंने बताए थे। बहरहाल यहाँ इस बुक में लिखा हुआ है, बुक भी ये कोई जो है वो इंटरनेशनल बुक ही है। बहरहाल मज़ीद आप भी सर्च करें, मेरे नॉलेज के मुताबिक इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं कहा जा सकता। आप भी रिसर्च करें। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स, एक ये प्रॉपर्टी है इसकी। अच्छा, आप देखें कि अगर हम देखें कि जो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करें, एक वेक्टर ही होता है, तो इसका मतलब जो वेक्टर एडिशन है वो एक मैपिंग ही हो गई ना, एक्स क्रॉस एक्स से एक्स पर। इसी तरह से अगर एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक वेक्टर आएगा, तो इसका मतलब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी एक मैपिंग है फ्रॉम के क्रॉस एक्स टू एक्स। ये जो नीचे लिखा हुआ है, फ्रॉम डेफिनेशंस वी सी दैट वेक्टर एडिशन इज अ मैपिंग एक्स क्रॉस एक्स टू एक्स, whereas multiplication by scalar is a mapping k cross x to x, ठीक है। समझ आ रही है बात की। x क्रॉस x टू x का मतलब क्या है, दो एलिमेंट x के लेते हैं, उस पर एडिशन अप्लाई करते हैं, तो आंसर किस में आता है, x में ही, ठीक है। तो इसका मतलब एडिशन जो है, वेक्टर एडिशन जो है वो एक मैपिंग है x क्रॉस x से x पर। इसी तरह से एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें क्या होता है, एक स्केलर लेते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, उस पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन का है, उस स्केलर की मल्टीप्लिकेशन का है, वो करते हैं क्या है, एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट किस में आता है, एक वेक्टर ही आता है, लिहाजा एक्स को ही बिलोंग करता है वो, कि alpha into x belongs to x, if alpha belongs to k and x belongs to x. So k is called scalar field या coefficient field of vector space x, and x is called real or real vector space if k is equal to r, and complex if k is equal to c. फिर आप जी देख लें, the use of zero for scalar zero as well as for zero vector should cause no confusion. स्केलर के लिए भी ज़ीरो यूज़ किया जाएगा और वेक्टर के लिए भी, चूँकि ज़ीरो वेक्टर भी होता है, चूँकि वेक्टर स्पेस जो है, जब भी आप कहेंगे कि ये एक वेक्टर स्पेस है, वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होगा, तो इसका मतलब क्या है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। तो जब भी आप ज़ीरो वेक्टर को भी ज़ीरो लिखें, स्केलर को भी ज़ीरो लिखें, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस बुक में ये थीटा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जीरो ही है किस्म का एक, ठीक है, दरम्यान में लाइन लगा दी गई है, ये जीरो वेक्टर, लेकिन इसका मतलब जीरो वेक्टर है, लेकिन उसको जीरो के बजाय थीटा लिखा हुआ है ताकि कंफर्म हो जाए कि वेक्टर है ये, ठीक है। जब भी कभी जीरो सिर्फ होगा इसका मतलब जीरो स्केलर, जब भी ये थीटा नजर आए इसका मतलब जीरो वेक्टर। द रीडर में प्रूव दैट फॉर ऑल वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ये तो ऑलरेडी आप चीज़ें प्रूव की हुई भी हैं, कर भी सकते हैं कि एक जीरो को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें, आंसर जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। अल्फा एक स्केलर है, इसको जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो वेक्टर हो जाएगा। एंड -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -x होता है, यानी कि उसकी जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जस्ट चेंज हो जाती है जब भी आप उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। वेक्टर स्पेस की चूंकि ये सारी एक्सियम जो आपने ऑलरेडी अलजबरा में भी पढ़ चुकी हैं, यहाँ भी आज भी हमने सिर्फ उन्हीं को रिवाइज किया, कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं थी, ठीक है। वो अगर एक्सियम सेटिस्फाई होती हैं किसी भी सेट के लिए,
जो उसको बोलते हैं कि सेट जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। ओवर द फील्ड एफ यानी जहाँ से भी अपने स्केलर से लेने होंगे वो फील्ड है। अब ये कि वेक्टर स्पेस आपने भी काफ़ी एग्जांपल्स पढ़ी होंगी, यहाँ भी हम एक दफ़ा कुछ उनको पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसे भी आप पढ़ेंगे जो पहले आपने नहीं पढ़ी हुई। जैसे है स्पेस आर एन, दिस इज़ यूक्लिडियन स्पेस इंट्रोड्यूस्ड इन। अच्छा देखें, एक चीज़ आर एन से भी पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी वेक्टर स्पेस होती है, ठीक है। ओवर फील्ड आर सी नहीं हो सकती। इसी तरह से जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो भी वेक्टर स्पेस होती है, ओवर द फील्ड आर भी, ओवर द फील्ड सी भी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? यस, अगर आपके पास x जो है वो r, ये r का मतलब वो सेट ऑफ रियल नंबर, मैं इसको डबल लाइन में नहीं लिख रही। और फील्ड इस वक्त हम चूंकि फील्ड के लिए के यूज कर रहे हैं, फील्ड अगर हो सी, तो क्या R जो है वेक्टर स्पेस होगी ओवर सी, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स? बोले ना। अगर के R हो तो ये वेक्टर स्पेस होगी? जी मैम। जी जी मैम। आवाज क्यों नहीं आ रही आज आपको? अगर फील्ड R हो तो R जो है वो एक वेक्टर स्पेस होगी ओवर R, लेकिन अगर ये C हो तो आपने कहा कि ये वेक्टर स्पेस नहीं होगी ओवर C। रीजन बता सकते हैं? रीजन रीजन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि आप जानते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होगी वेक्टर, किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर ये लाजमी खसूसियत होगी कि अगर एक स्केलर हो एक वेक्टर हो, ये किसको बिलोंग करेगा? एक्स को बिलोंग करेगा ना? क्या फील्ड को बिलोंग करता होता है? एक्स इस वक्त आर है, तो चले मैं इस वक्त एक्स ही जस्ट लिख देती हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना। एक्स को बिलोंग करता है, ठीक है। एक्स इस वक्त हमारे पास आर है, अल्फा इंटू एक्स आर को बिलोंग करना चाहिए। अब अल्फा अगर सी हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एक्स एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो चूंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो एक्स को बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन वो बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो एक्स है वो आर है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर नहीं होता, हर रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स होता है विद जीरो इमेजिनरी पार्ट। चूंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, कब? if alpha belongs to C and x belongs to R, then alpha into x doesn't belongs to R. So this implies that scalar multiplication not satisfied in R over C, so R over C is not a vector space, ठीक है। अगर C की बजाय एक फील्ड R ले लिया जाए तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर इधर भी R की बजाय मैं x को इज इक्वल टू C ही ले लेती हूँ, तो आप देखें अगर C स्पेस है तो C ओवर R भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो होगा, वेक्टर स्पेस होगी। C ओवर C भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ये जो होगी, अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो जाता है तब भी ये वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो उस सूरत में ऐसा नहीं होगा, लिहाजा R के केस में ऐसा, तो इसलिए R के लिए ये जो है वो थोड़ा करना होता है, एहतियात करनी होती है कि फील्ड जो है वो C नहीं हो ले सकते आप। ये आर और सी की बात थी। आगे अब बात आ जाती है आर एन की। तो यूक्लिडियन स्पेस के बारे में ऑलरेडी अब आप जानते हैं, ठीक है। इसके जो अगर दो एन टुपल हैं तो एन टुपल कैसे ऐड होंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। अल्फा
अगर एक स्केलर है वेक्टर से कैसे ऐड होता है ये यहाँ बता दिया हुआ है कैसे होना है। आर एन है तो जाहिर सी बात है अल्फा आर को ही बिलोंग करेगा, ये जो इसका फील्ड आर होगा, ठीक है। आर एन इज अच्छा तो अब आप देख लीजिए कि ये भी एक वेक्टर स्पेस है, सी एन ये भी वेक्टर स्पेस है, बिल्कुल उसी तरह की स्केलर और एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो ऊपर आर एन के लिए है, लेकिन यहाँ अल्फा सी का एलिमेंट होगा, ठीक है। सी ए बी के बारे में आप जानते हैं, स्पेस कंटिन्यूस फंक्शंस रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं क्लोज इंटरवल ए बी पर। दो अगर आप कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन लेते हैं ए बी पर, कैसे ऐड होंगे, हर एलिमेंट पर उनका इमेज ऐड होगा, ठीक है। तो x प्लस वाई इंटू टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी। यहाँ पर x और y क्या है, फंक्शंस हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं जो कि ए बी पर डिफाइंड हैं। तो t जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी को। अल्फा एक स्केलर है, x एक फंक्शन है जो सी ए बी को बिलोंग कर रहा है। ज़ाहरा एक स्केलर को एक फंक्शन को मल्टीप्लाई करें, आप जानते हैं कि फंक्शन ही होता है, लेकिन वो कैसा फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, ये किसी भी एलिमेंट वो पर, वो जो डोमेन का एलिमेंट पर अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी, ठीक है, उसके इमेजेस असल में मल्टीप्लाई होंगे अल्फा के साथ। यहाँ पे अल्फा किसका एलिमेंट है, आर का, क्योंकि रियल वैलिड फंक्शंस हैं सारे होते हैं इसमें सी ए बी में। बस और कुछ भी नहीं है इसमें, ये आप प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जब भी, लेकिन ये वेक्टर स्पेसेस हैं, ठीक है, सी ए बी भी। इसी तरह से जो स्पेस L2 है ये भी एक वेक्टर स्पेस है। L2 के बारे में आप जानते हैं कि ये इन्फिनिट सीक्वेंसेस होती हैं इसमें, और कैसी सीक्वेंस होती है कि ख़ास किस्म की जो उनकी सीरीज़ का सम होता है वो कन्वर्जेंट होता है, और इसके एलिमेंट्स चूँकि सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंसेस ऐड कैसे होनी है, कोरेस्पोंडिंग टर्म्स ऐड हो जाएंगी, और स्केलर अगर मल्टीप्लाई होता है इसकी सीक्वेंस के साथ तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, वो उसकी हर टर्म के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसकी वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। L2 जो है वो भी एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। इसी तरह से अदर वेक्टर स्पेसेस हुज पॉइंट्स आर सीक्वेंसेस इन एल इन्फिनिटी, जो कि पीछे आप पढ़ चुके हैं 1.16 में। एल पी जो कि पढ़ चुके हैं, वेयर पी ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन इन्फिनिटी। एंड एस मैंने पढ़ाई नहीं है, बहरहाल ये भी उसकी एक सब स्पेस ही होती है। ये सारी भी वेक्टर स्पेसेस हैं। A subspace of vector space X is a non-empty subset Y of X such that for all y1, y2 belongs to y and all scalars alpha beta we have alpha y plus beta y2 belongs to y। तो एक तो सबस्पेस की ये कंडीशन होती डेफिनेशन होती है कि ये मेन स्पेस का सबसेट होता है और बजाते खुद वेक्टर स्पेस होता है। दूसरा इसका सबस्पेस क्राइटेरिया क्या है कि दो स्केलर लें, दो वेक्टर्स लें उसी सेट में से जिसको सबस्पेस प्रूव करना है, तो ये लीनियर कम्बिनेशन इसको अगर बिलोंग करता है तो हम कहते हैं ये सबस्पेस है, ठीक है। तो लीनियर कम्बिनेशन बेसिकली भी इसको प्रूव कर देता है कि कोई भी सबसेट जो है वो आया कि सबस्पेस है या नहीं। Hence, Y is itself a vector space that the two algebraic operations being अगर ये दो अलजेब्रिक ऑपरेशन जो वेक्टर स्पेस के लिए थे वही अगर किसी भी सबसेट के लिए भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो असल में ये देखें ना, ये लीनियर कम्बिनेशन ही है ना, है क्या, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और वेक्टर एडिशन है, ठीक है। दो एक स्केलर को एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, एक वेक्टर, ठीक है, ये दोनों वेक्टर हैं, फिर वेक्टर की एडिशन है। तो असल में बेसिकली यही दो बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं जो अगर y के लिए भी यानी उसके किसी सबसेट के लिए भी सेटिस्फाई होते हैं तो वो सबस्पेस हो जाती है। स्पेशल सबस्पेस ऑफ x इज द इम्प्रॉपर सबस्पेस y इक्वल टू x। एवरी अदर सबस्पेस ऑफ x विच इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड प्रॉपर। तो इसका मतलब जो इम्प्रॉपर सबस्पेसेस हैं वो दो ही हैं, या फिर 0 और या फिर x इटसेल्फ, बाकी सारी इसकी प्रॉपर सबस्पेस होती हैं। प्रॉपर सबस्पेस में ये ज़रूर होता है कि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मेन जो वेक्टर स्पेस है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कम होते हैं। Another special subspace of any vector space X is y is equal to 0, ठीक हो गया, जैसे लिखा। A linear combination of vectors, इसके बारे में आप जानते हैं क्या है, वेक्टर्स और कुछ स्केलर्स, जितने वेक्टर्स है उतने ही स्केलर्स का जो ये होती है बनाते हैं आप, मल्टीप्लाई करते हैं पहले उनको, फिर उनको ऐड करते हैं। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं क्या बोलते हैं, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स with scalars alpha 1 alpha 2 so on alpha m. For any non-empty subset m of x of all linearly independent linear combination of vectors of x is called। अच्छा क्या है, अगर कोई भी x सबसेट है m
ठीक है। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ एम इज कॉल्ड स्पैन ऑफ एम। तो स्पैन ऑफ एम का मतलब क्या होगा, तो उसमें एक तो एम ही आ जाएगा क्योंकि एम के हर वेक्टर को आप उसके ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, बाकी सारे अदर वेक्टर जीरो करते रहें, एक को वन करते रहें एक दफ़ा में। और इसके अलावा भी बेशुमार डिफरेंट स्केलर्स, चूँकि आप फील्ड में एलिमेंट्स तो इन्फिनिट में नहीं है ना, आर हो या सी हो, तो स्केलर्स चेंज करते जाएँ तो बेशुमार इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे। ठीक हो गया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जितने भी बन सकते हैं उन सब के सेट को क्या बोलेंगे, स्पैन ऑफ एम। ऑब्वियसली दिस इज सबस्पेस ऑफ एम, ये भी सबस्पेस होगी क्योंकि इसमें भी एक्स के ही एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि जब भी आप वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे होगा तो एक वेक्टर ही तो होगा, तो एक्स का ही एलिमेंट, तो इसके ये एक्स का ही एक सबसेट बन जाएगा जो लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट होगा। That is why spanned और जनरेटेड बाय एम वे भी बोलते हैं, या आप इन चीज़ों से सारे तकरीबन फेमिलियर हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस के बारे में आप जानते हैं कि जब भी आपके पास कुछ वेक्टर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो हो, और ये सिर्फ इसीलिए ज़ीरो हो कि जब सारे स्केलर ज़ीरो हों तो लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो हो, देन वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन ऐसा हो अगर कि ये एक्सप्रेशन तो ज़ीरो हो लेकिन फॉर सम नॉन ज़ीरो स्केलर के लिए भी ज़ीरो हो जाए, देखिए ना, अल्फा 1 ज़ीरो, अल्फा 2 ज़ीरो, अल्फा सारे अगर ज़ीरो होंगे तो ये एक्सप्रेशन 3 जो आपको नज़र आ रहा है ये लाजमी ज़ीरो ही होगा। ठीक है, मीन कि अगर ये एक्सप्रेशन ज़ीरो है एंड दिस इम्प्लाइज दैट ऑल स्केलर्स आर ज़ीरो, अल्फा 1 ज़ीरो, तो इसका मतलब ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन तो ज़ीरो हो, लेकिन ये किसके लिए ज़ीरो हो, किसी नॉन ज़ीरो स्केलर के लिए भी ज़ीरो आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल होता है कि नॉन ज़ीरो स्केलर हो, वेक्टर कुछ इस किस्म के थे कि उसमें नॉन ज़ीरो स्केलर को भी जब आपने मल्टीप्लाई करके इस तरह का एक्सप्रेशन बनाया तो आंसर ज़ीरो आ गया, तो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये चीज़ें हैं, यही हैं चीज़ें, आप ऑलरेडी पढ़ी है, इसको दोबारा भी आप पढ़नी चाहिए आपको। और फिर ये है कि जब भी एक वेक्टर, कुछ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, उनमें से लाजमी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, क्योंकि एटलीस्ट ये लिखा, मोटिवेशन फॉर दिस टर्मिनोलॉजी रिजल्ट्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ m which is equal to x1 x2 so on xr is linearly dependent, ठीक है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, एटलीस्ट वन वेक्टर ऑफ m कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। ये क्यों, क्योंकि इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है किसी नॉन जीरो स्केलर की वजह से। तो वो जो नॉन जीरो स्केलर है उसको आप एक साइड पे रख लें, बाकी सारा लीनियर कॉम्बिनेशन दूसरी साइड पे रखें, क्योंकि जीरो जो है, और उस नॉन जीरो स्केलर के साथ चूंकि डिवीजन पॉसिबल है, जैसे यहाँ आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है बीटा जे विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा जे ओवर अल्फा आर, तो ये एक अल्फा आर नॉन जीरो स्केलर था, इसके साथ अब डिवीजन पॉसिबल है सबकी, अल्फा जे थे जीरो या नहीं थे, इसलिए एटलीस्ट वन लिखा है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो चूंकि अगर हमें एक भी नॉन जीरो स्केलर मिल जाए तो सारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इसका मतलब कम से कम एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, लेकिन एक से ज्यादा को भी लिखा जा सकता है, और उतनों को ही लिखा जा सकता है जितने भी स्केलर्स नॉन जीरो होंगे। तो एक ये फैक्ट है कि अपने से रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर को। फाइनाइट एंड इनफिनिट डायमेंशनल स्पेसेस होती हैं, ऐसी वेक्टर स्पेस जिसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे वो फाइनाइट डायमेंशनल कहलाती है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो इनफिनिट डायमेंशनल होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो आपको नजर आ रहा है, इफ डायमेंशन x इज इक्वल टू n, if dimension x is equal to n, a linearly independent n tuple of vectors of x is called basis for x। ठीक है, और ये बेसिस वेक्टर्स की खसूसियत क्या होती है कि ये पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन भी करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसा सेट ऑफ वेक्टर होता है जिसकी हेल्प से आप पूरे वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट इन्हीं सेट ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, हर वेक्टर को लिख सकते हैं। तो ये जनरेट करता है, इसका मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। दोनों खसूसियत जिस भी सेट में होंगी वो क्या कहलाता है, बेसिस कहलाता है। तो बेसिस के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एक्चुअली वो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इनफिनिट होंगे, नहीं आप उसको काउंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब इनफिनिट डायमेंशनल है, तो वो भी आप देख लेंगे। जैसा कि e1 e2 so on en is a basis for x for every x belongs to x। x क्या इस वक्त rn ले लें, मतलब इस वक्त अगर x rn है तो e1 ये वाले e2 e3 so on, ये जो जनरल स्टैंडर्ड बेसिस भी कहलाती हैं, स्टैंडर्ड कैनोनिकल बेसिस भी कहलाती हैं rn की, एक तो ये होती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इसके अलावा भी बेसिस, इसके अलावा भी कई सेट ऐसे होते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और वेक्टर स्पेस को स्पैन भी कर रहे होते हैं।
तो moreover generally if X is any vector space not necessarily finite dimensional and B is linearly independent subset of X which spans X, then B is called basis or Hamel basis for X. ठीक है, hence if X is a basis for X then every non-zero X belongs to X has a unique representation as a linear combination of finitely many elements of B with non-zero scalars as coefficients. ठीक है, तो जब भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस ऐसी जिसमें एलिमेंट सिर्फ जीरो ना हो, ठीक है, सिर्फ जीरो एलिमेंट हो अगर किसी सेट में वो भी वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ जीरो एलिमेंट ना हो वो उसकी लाजमी बेसिस होती है कोई ना कोई। सिर्फ जीरो एलिमेंट वाली वेक्टर स्पेस है इसके जिसकी कोई बेस नहीं होती लेकिन उसकी डायमेंशन उसकी जीरो होती है, ठीक है। तो ये फाइनाइट और इन्फिनिट और इसके मतलब एक कैनोनिकल बेसिस है, इसके अलावा कोई भी फाइनाइट या इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसकी जो बेसिस होंगी वो हैमल बेसिस कहलाती हैं। होती वो वही बेसिस, हाँ बेसिस, लेकिन हैमल बेसिस। और इसके अलावा कुछ और बेसिस हैं जो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा और इसमें डिफरेंट है। फिर यह है कि सब स्पेस, ये आप थ्योरम क्या है, लेट एक्स बी एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन एनी प्रॉपर सबस्पेस ऑफ एक्स हैज अ फाइनाइट हैज अ डायमेंशन लेस देन एन। यानी अगर वेक्टर स्पेस आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उसकी डायमेंशन सपोज एन है तो उसकी जो भी कोई प्रॉपर सबस्पेस होगी अंडरस्टूड है कि उसकी जो डायमेंशन है वो एन से हमेशा लेस होगी। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं लेकिन हम नहीं इधर करेंगे क्योंकि अलजबरा में आपने ये वेक्टर स्पेसेस से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ लिया है और यहाँ पढ़ा नहीं तो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम आ रहे हैं नॉर्म स्पेसेस पर। नॉर्म स्पेसेस क्या है, बेसिकली ये वेक्टर स्पेसेस ही हैं। आप इसकी ये थ्योरी पढ़ें, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करवाऊंगी। A norm space X is a vector space with a norm defined on it. A norm space X is a vector space with a norm defined on it. अब Banach space क्या है? A Banach space is a complete norm space. ठीक है, A Banach space is a complete norm space. तो कंप्लीटनेस उसी तरह की जैसे आपने पहले मीट्रिक में पढ़ ली, वहां आप डी यूज करते थे, अब अगर नॉर्म यूज करेंगे, डी भी एक फंक्शन होता है, नॉर्म भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन इनके दरमियान में आपस में थोड़ा सा रिलेशन है, वो हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो कंप्लीट इन मीट्रिक स्पेस डिफाइंड बाय नॉर्म, ठीक है, C1 बिलो लिखा हुआ है यहाँ पर। हेयर अ नॉर्म, अच्छा वेक्टर स्पेस जिस पे नॉर्म फंक्शन डिफाइन हो जाए उसको नॉर्म स्पेस बोलते हैं। वो नॉर्म फंक्शन होता क्या है, क्या उसकी खसूसियात होती हैं, ये आप देख लीजिए। Yes. Here a norm on a real or complex vector space X is, अच्छा रियल वेक्टर स्पेस कब कहेंगे किसी भी वेक्टर स्पेस को, जब उसका फील्ड रियल होगा, ठीक है। आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही आज? यस मैम हम सुन रहे हैं। चलें ठीक है। नॉर्म स्पेस, here a norm on real or complex vector space is a real valued function on X। तो इसका मतलब नॉर्म जो है वो एक फंक्शन होता है, किस से किस पर होता है, वेक्टर स्पेस X से R पर। क्या, चूंकि इन्होंने लिखा ना रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका मतलब नॉर्म जो है वो एक फंक्शन है, किस से किस पर, डोमेन इसकी वेक्टर स्पेस है और इसकी जो को डोमेन है वो क्या है, R, सही। अब जो वेक्टर स्पेस है वो रियल वेक्टर स्पेस भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस भी हो सकती है, दोनों के लिए। रियल वेक्टर स्पेस का मतलब क्या है, एक वेक्टर स्पेस जिसका फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस का मतलब अ वेक्टर if X is a vector space over R or C and we can define a function f from X to R. Yes, we can define a function from X to R which satisfies certain properties. Then this f is called norm on X, ठीक है।
इस नॉर्म को हम जस्ट एफ की बजाय, आमतौर पर चूंकि नॉर्म है तो इसके लिए एफ की बजाय इसके लिए क्या यूज करते हैं, नोटेशन, नॉर्म की नोटेशन ही यूज कर लेते हैं। ठीक है कुछ भी नहीं, फंक्शन ही है जस्ट ये नॉर्म की नोटेशन यूज कर लेंगे। और यहाँ डॉट डॉट का मतलब ये जिस पर भी अप्लाई करें। ठीक है, तो जब भी आप x सपोज x को बिलोंग करेगा तो इफ x बिलोंग्स टू, क्या हो गया, इफ x बिलोंग्स टू x देन x नॉर्म का मतलब क्या होगा कि ये जो फंक्शन नॉर्म है इसको हमने x पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये किसको बिलोंग करेगा, x नॉर्म विल बिलोंग्स टू, बोलिए, रियल नंबर आ जाएगा, ये एक रियल नंबर होगा। ठीक है, ये ध्यान लें कि ये हमेशा एक रियल नंबर होगा। वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ये स्पेस पे डिपेंड करता है वेक्टर स्पेस कौन सी है। जब भी आप उसका नॉर्म लेंगे मीन आपने ये फंक्शन जो भी डिफाइन किया होगा जो नॉर्म की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता होगा वो एक रियल नंबर होगा और ये वेक्टर की लेंथ को डिफाइन करता है। अब देखें अगर तो आर एक्स जो है आपके पास जो वेक्टर स्पेस है सिर्फ आर हो, ठीक है, आर है और तो ये नॉर्म फंक्शन जो है ये मॉड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर में जो मॉड है वही उसकी जो है वेक्टर की लेंथ को बता देता है कि इतनी लेंथ है इस वेक्टर की। लेकिन अगर इसके अलावा कोई होगा तो आप नॉर्म ही यूज करेंगे। मसलन अगर स्पेस आपके पास L इन्फिनिटी L2 CA भी हो, अब आपको नहीं पता कि इसका जो है वो उसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ को डिफाइन किया जाएगा, फिर उसको उसके मुताबिक जो है वो अप्लाई किया जाएगा। So a norm is just a real valid function defined on vector space X which satisfies certain properties n1, n2, n3, n4। ठीक है, n1 क्या है, norm of x greater equal to 0, यानी ये रियल नंबर हमेशा 0 होगा या 0 से ग्रेटर। norm of x is equal to 0 if and only if the vector is 0। ठीक है, सिर्फ वेक्टर अगर 0 होगा तो उसकी लेंथ 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर लेंथ 0 है तो वेक्टर 0 है, 0 वेक्टर है तो उसकी लेंथ 0 है। n3 हमें क्या बताता है कि अल्फा एक्स नॉर्म इज इक्वल टू अल्फा मॉड एक्स नॉर्म। अल्फा मॉड एक्स नॉर्म अल्फा बिलोंग कर रहा है फील्ड को, फील्ड इस वक्त क्या है, आर या सी। ठीक है, अगर आर है तब भी उसके मॉड को आप जानते हैं क्या है, अगर सी है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड है, तब भी अल्फा का मतलब, अल्फा मॉड का मतलब क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड को आप जानते हैं रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, तो ये डायरेक्ट क्योंकि उसका मॉड फाइंड आउट किया जा सकता है स्केलर का, लिहाजा इसको इस तरह से इसके एक्सियम को डिफाइन किया गया कि अल्फा एक्स नॉर्म इज इक्वल टू अल्फा मॉड एक्स नॉर्म, ये इक्वल आना चाहिए। अदरवाइज देखिए होगा क्या, अब पहले क्या है हो रहा है n3 में, अगर आप देखें एक स्केलर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक वेक्टर है तो वो एक वेक्टर ही, उस वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट की गई है। ठीक है, बाद में ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है वो क्या है, जो वेक्टर है उसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली गई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो कि डिफाइन था नॉर्म फंक्शन। फिर जो स्केलर था उसकी भी लेंथ फाइंड आउट कर ली गई, अगर अल्फा रियल है मॉड है उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ फाइंड आउट हो गई होगी, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो आंसर इसका उसके इक्वल आना चाहिए। पहले क्या है, एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर लेंथ ली गई है, यहाँ क्या है उन स्केलर्स की और उस वेक्टर की सेपरेट लेंथ फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो एक्सियम हमें ये कहती है कि ये लाजमी इन दोनों को इक्वल होना चाहिए अगर किसी फंक्शन को हमने नॉर्म फंक्शन कहना है। ठीक है, और n4 क्या है, x प्लस वाई नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू x नॉर्म प्लस वाई नॉर्म, जिसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। यहाँ भी वही चीज है कि दो वेक्टर्स पहले ऐड किए हुए हैं फिर उनकी लेंथ की फाइंड आउट की गई है, बाद में एक राइट साइड पे क्या है, दोनों वेक्टर्स की पहले लेंथ फाइंड आउट की गई है फिर उसको ऐड किया हुआ है। तो here x and y are arbitrary vectors in x and alpha is scalar, a norm on x defines a metric d on x which is defined as। तो किसी भी वेक्टर स्पेस पर जो नॉर्म फंक्शन है वो एक मीट्रिक को भी डिफाइन करता है, किस तरह की मीट्रिक को, डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म। ठीक है, जो पहले मैं आपको बताई, तो ये जो है आप इसको प्रूफ भी करते हैं, ये एक फंक्शन है ना, तो आप प्रूव कर सकते हैं कि ये जो नॉर्म है, नॉर्म फंक्शन जो है ये मीट्रिक डी की
सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। लिहाजा एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मैट्रिक्स स्पेस। एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मैट्रिक्स स्पेस। यानी एक नॉर्म फंक्शन आपने लेना है, ट्राई कीजिएगा, जैसा भी टूटा फूटा आप करेंगे, जो भी आपको हर्डल्स आएंगे आप मेरे साथ डिस्कस कर लें। तो अगर बिल्कुल नहीं हुआ तो हम क्लास में कर लेंगे इसको। तो क्या है कि एक, मैं दोबारा बोलती हूँ, एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मैट्रिक्स स्पेस। यानी आप ये प्रूव करेंगे कि एक नॉर्म फंक्शन जो है वो हमेशा मैट्रिक भी है, मैट्रिक की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एंड इज कॉल्ड द मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म। तो ये वाली जो मैट्रिक होती है, मैट्रिक स्पेसेस तो और कई सारी हैं, लेकिन ये वाली मैट्रिक क्या कहलाती है? मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म। So space of all metric spaces is larger than space of all norm spaces, because every norm space is metric but converse is not true. The norm space just defined is denoted by x। ये जो ऑर्डर पे सिंपली x से भी डिनोट किया जाता है, या x और norm से भी इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है इसको। The defining properties n1 to n4 of a norm are suggested and motivated by the length x mod of a vector x in elementary vector algebra, so that in this वही चीज़ है कि उसकी लेंथ को ही डिफाइन करता है। जब भी आपके पास r होगा तो x नॉर्म किसके इक्वल हो जाएगा? x mod के। और इसी तरह से अगर c होगा तो इसका भी x नॉर्म का मतलब x mod हो जाएगा, क्योंकि c में भी आप जानते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। It is not difficult to conclude from n1 to n4 that one doesn't define a metric। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपसे कही है कि नॉर्म को अपने मेट्रिक प्रूफ करना है। अगर आप ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी देखें तो आप वेक्टर्स हैं, जैसे ये वेक्टर x है, ये वेक्टर y है, और आप जानते हैं कि वेक्टर x प्लस वाई जो है वो इनका इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। अगर ये वेक्टर्स हैं, इनकी लेंथ है, इसको किससे डिनोट किया जाएगा? x नॉर्म से। y वेक्टर है, उसको y नॉर्म से, और x प्लस वाई नॉर्म जो है वो इस तरह से, वो भी ये है आपके तो फिगर में जो नज़र आ रहा है। जस्ट ये है कि जब आप इसकी फिगर ड्रा करेंगे तो इसमें वेक्टर्स खत्म हो जाएंगे, वेक्टर्स तो नहीं होंगे क्योंकि ये लेंथ होगी, एक रियल नंबर होगा। और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है इसमें भी। मैम जी बोलिए। मैम बस कर दें। अच्छा, क्या टाइम? 56 हुआ है अभी टाइम तो। मैम 4 मिनट रह गए। ठीक है, मैं क्लोज करती हूँ। अच्छा, मैं देख लीजिए यहाँ पर जो 2 नंबर पे इनइक्वालिटी नजर आ रही है। फॉर लेटर वी यूज नोटेशन एंड 4 इम्प्लाइज y नॉर्म माइनस x नॉर्म मॉड इज लेस देन इक्वल टू y माइनस x नॉर्म। ये याद है आपने इस तरह की मैट्रिक्स स्पेस में मैंने आपको प्रूव करवाया था। यहाँ y नॉर्म है ना, वहां पे क्या है? को dxy dy कुछ इस तरह से d के साथ था ना। यहाँ नॉर्म फंक्शन है, वहाँ d फंक्शन यूज हुआ है। आप उसको लेके इसको प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा 2 वाली को। ठीक है, तो 2 चीजें जो मैंने आपको दी हैं। एवरी नॉर्म स्पेस टैक्सी कैब जो था वो, टैक्सी कैब कहाँ से आ गई? टैक्सी कैब तो मैम नहीं, वो तो सम होता है। ये मॉड वाला जो मैंने आपको काम करवाया था मैट्रिक में, y नॉर्म माइनस x नॉर्म मॉड लेस देन इक्वल टू y माइनस x नॉर्म है। वहाँ यहाँ पे आपने क्या, वहाँ पे था dxy माइनस dxc मॉड लेस देन इक्वल टू dxy, कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको एग्जांपल से पहले तक देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, द नॉर्म इज कंटिन्यूस फंक्शन, द नॉर्म इज कंटिन्यूस फंक्शन दैट इज, अगर x से x नॉर्म पर एक फंक्शन डिफाइन किया जाए तो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, तो नॉर्म फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस। वैसे जो मीट्रिक फंक्शन है कि उसके बारे में क्या ख्याल है, वो कंटिन्यूस है कि नहीं? बोलिए, कभी गौर नहीं किया होगा। चलिए आप गौर कीजिएगा, इसका मुझे आपने नेक्स्ट में रिप्लाई करना है। क्या d यानी मीट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस है? क्या नॉर्म फंक्शन कंटिन्यूस है? यहाँ तो चलो इन्होंने बता दिया कि कंटिन्यूस है। d के बारे में आपने मुझे बताना है, इनइक्वालिटी 2 को सॉल्व करना है। और ये वाली जो यहाँ पर है कि इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू कंक्लूड फ्रॉम n1 टू n4 दैट वन डज डिफाइन अ मैट्रिक्स स्पेस। तो वन क्या है? ये जो ऊपर डिफाइन है, ये वाली जो dxy इज इक्वल टू x नॉर्म। ओके, ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।